क्या अमेजन क्या सर्विस इंट्रोडक्शन। क्लाउड पे जाते हैं हम लोग तो लोग कहते हैं यार आप जो ट्रेनिंग करा रहे हैं हमको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ट्रेनिंग करा रहे हो आप लोग, तो इसमें जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम लोग क्या टॉपिक कोर्स में ही रहते हैं? क्या बोल सकते हो आप लोग? मानना पड़ता है आपको आईसी सिलेबस है, सिलेबस क्या होगा, जेन्युइन होगा। बट मोटा मोटा क्लाउड में क्या टॉपिक आपको आने चाहिए ये बंदा खुद बोलता है क्या अपना। जैसे आपको नहीं पता है क्लाउड में क्या टॉपिक्स होने चाहिए। बेसिकली क्लाउड में एक टॉपिक कम से कम अगर मैं इनाउ सेटअप करूंगा तो सोचो पहले कि आईडी चलाने के लिए मुझे कम से कम क्या क्या नीड पड़ेगी मुझे। अब उतनी सर्विस क्लाउड में अपने रहेगी नहीं है। अरे बात हम लोग क्लाउड में सबसे पहले डिमांड क्या आती है, क्या थी मार्केट में? सबसे पहले तो मुझे अपना एक लोकेशन सेट करना पड़ता है। देखिए हम लोग सर्विस का इंट्रोडक्शन प्लस क्या कंपेयर करते हैं कहाँ से हम लोग इनाउ सेटअप से कि क्लाउड में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कंपेयरिंग करते हैं पहले कि टॉपिक्स के नाम क्या होंगे और यही नाम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्विस हमें इसके अंदर यही कवर क्यों कर रहे हैं हम लोग। जैसे आपने मुझे बोला कि यार आप कंपनी ओपन करो क्लाउड पे जाओ आप लोग, अब सॉल्यूशन मुझे आप दे रहे हो तो मैं आपसे पहली लाइन पूछूंगा कि यार सबसे पहले बात करेंगे आपसे, मैं आपसे हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी। पहला वर्ड क्या आएगा? हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी और लेटेंसी, ये सब को लेकर बात करूंगा मैं आपसे। तो आप साफ से मुझे समझाओगे फटाफट से एज अमेजन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट मुझसे बोलोगे आप लोग कि देखो मार्केट में क्लाउड अमेजन अपना इंफ्रा, आप मुझे बताओ आपको सर्विस किस एरिया में लोकेट करवानी है आपको। हर एरिया में मेरा अपना डाटा सेंटर क्या है अवेलेबल है। देखिए इन टर्म्स ऑफ अमेजन लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ अमेजन लैंग्वेज अमेजन कहता है कि जब भी बंदा मुझसे पूछे कि अमेजन का इंफ्रा कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अमेजन का इंफ्रा कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो अमेजन अपने इंफ्रा को समझाने के लिए दो वर्ड यूज करता है। पहला क्या? रीजन। सेकंड क्या? एजी, दैट अवेलेबिलिटी जोन। बट एक्चुअल सर्वर आपका जो प्लेस होता है ना वो कहाँ पे होता है? अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन एक्चुअल में इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर ऑफ क्लाउड। डाटा सेंटर आपसे मैं पूछूं कि मेरे इंडिया में 4 अवेलेबिलिटी जोन है, इसका मतलब क्या है? इंडिया मतलब रीजन और उसमें 4 अवेलेबिलिटी जोन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क केबल, इंडिपेंडेंट स्टोरेज, इंडिपेंडेंट क्या पूरी पावर, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग के अंदर मेरे 4 कैंडीसी अवेलेबल है। तो कस्टमर ने मुझसे एक लाइन बोली थी कि यार आपकी पहले प्लानिंग बताओ आपकी हाई अवेलेबिलिटी क्या है। क्या हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कल को जो मैं मशीन आपसे मांगूंगा, जो मशीन आपसे मांगूंगा मैं वो मशीन्स का हाइपरवाइजर अंडरलाइन इंफ्रा डाउन होता है, तो मुझे आप हाई अवेलेबिलिटी क्या दे रहे हो? अमेजन कहता है कि मेरी हाई अवेलेबिलिटी 2 लेवल से है। विद इन डाटा सेंटर भी आपकी मशीन क्या हो रही है, आपको एडमिन को इंटरेक्शन नहीं आना, कुछ भी आपको इम्पैक्ट में नहीं आएगा। और आपकी मशीन कल को डाउन जाती भी है, अगर आपका अंडरलाइन हार्डवेयर क्या होता है डाउन होता है, तो मेरे एक ही डाटा सेंटर के अंदर मल्टीपल क्लस्टरिंग क्या हो रखी है कॉन्फ़िगर है। कल को कंप्लीट डीसी क्या होता है, और कंप्लीट एक रीजन में 4 डीसी थे, एक पूरा डीसी क्या होता है मेरा, अगर मेरा डाउन जाता है तो क्लाउड कहता है कि तुम्हारे पास 3 डीसी और भी क्या है आज भी अवेलेबल है। लेकिन कल को तुमने सर्विस को, तुमने अपनी मशीन को राइट क्लिक किया और डिलीट मार दिया, राइट क्लिक किया और टर्मिनेट कर दिया, क्लाउड से फोन करो कि मेरी मशीन कहाँ गई, देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या? तो कहते हैं अगर कल को क्लाउड से मैंने मशीन डिलीट मार दी मैंने, अगर उसका कोई बैकअप तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तुमने उसका बैकअप क्रिएट नहीं किया था, तो क्लाउड कहता है कि मैं तेरे रिसोर्स का ऑटोमेटिक बैकअप सेटअप करके आपको नहीं दूंगा। अगर एक इंस्टेंस है, एक मशीन है, उसका आपने बैकअप क्रिएट नहीं किया, सॉल्यूशन बहुत इजी है, राइट क्लिक करो बैकअप बन गया, बट तुमने ये काम नहीं किया ना, और आपकी पीएम क्या हो गई, डिलीट हो गई, तो आप अब उस पर क्लेम नहीं कर सकते। पहला पॉइंट बैकअप स्नैपशॉट, बैकअप कई मेथड होते हैं, स्नैपशॉट है, हाँ फुल बैकअप होता है, वो तो बात करूंगा आपसे मैं अभी। बट
स्नैपशॉट भी बैकअप अवेलेबल है, हार्ड बैकअप भी अवेलेबल है। जब ब्लॉक डिस्क की क्या होगी, अगर जब अगर बट स्नैपशॉट ओनली वर्क्स ऑन केस ऑफ द, अगर ब्लॉक्स अवेलेबल हैं तो उस पर रिस्टोर कर पाएगा। अगर हार्ड बैकअप नहीं है, हार्ड ड्राइव फॉल्ट हो गई तो आपका स्नैपशॉट काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, स्नैपशॉट इज लॉजिकल बैकअप। स्नैपशॉट के आने से हार्ड बैकअप खत्म नहीं हुआ, हार्ड बैकअप तो आपको लेना ही पड़ेगा आपको। लेकिन क्लाउड कहता है, लोग सोचते हैं क्लाउड पे जाने से सब कुछ क्या है बड़े आराम से अवेलेबल है, लेकिन तुमने प्लानिंग गलत की। अगर आपने क्लाउड पे गए आप लोग और आपको क्लाउड का इंफ्रा नहीं पता था कि डीसी क्या है और रीजन क्या चीज़ है, हाउ टू यूज इट, इन्हें कैसे यूज करते हैं, तो कोई हाई अवेलेबिलिटी कमिटमेंट नहीं है। आपने बीएम काटा, बीएम चल रहा है आराम से, आपने बीएम क्या कर दिया, पूरा लॉस कर दिया, या कल को डीसी पूरा क्या हो गया, डाउन हो गया, तो क्लाउड कहता है अगर आपने इसी सर्वर की क्लोनिंग दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में की होगी तो आपको सर्वर्स मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। कॉस्टिंग जाएगी। अगर आप क्लाउड वाला आपसे पूछे कि चलो हमारी गलती हो गई, हमारा डीसी डाउन हो गया, कल को आपका डीसी होता और आपकी बीएम होती, और कल को आपका डीसी पूरा क्या होता, अगर डेस्ट्रॉय होता, तो उसका सॉल्यूशन क्या था, आपको करना पड़ेगा। मैं आप करके दे रहा हूं बट आपने उसको यूज नहीं किया ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। देखिए ऐसे नहीं कहता है कि देखो, सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहता है कि मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मेरी सर्विस, जो सिस्टम एडमिन तुम्हारे पास थे ना, कहीं ना कहीं मेरे स्किल्स भी क्या है, वही हैं। जिस मैन पावर से आप अपना आईटी इंफ्रा कर रहे थे मैनेज, वही आईटी इंफ्रा को मेरी मैन पावर मैनेज करेगी। ठीक है, चलो मानता हूं मैं, क्या डाउन टाइम इनहाउस नहीं आता, तो अमेजन कहता है कि डाटा सेंटर मेरा भी कल को डेस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास क्या है, बैकअप अवेलेबल्स हैं, आपने उसको यूज नहीं किया तो प्रॉब्लम आपकी है। बट मेरा कोई अगर डाउन जा रहा है रिसोर्स ना, तो मेरे पास उसकी हाई अवेलेबिलिटी मैनेज कर रहा हूँ बैठ के मैं, बट डाउन ना हो ये कमिटमेंट मैं आपसे नहीं कर सकता। लेकिन हर सर्विस का SLA 99 पॉइंट क्या है, 99 है। मतलब अगर मैं उसका डाउन टाइम निकालता भी हूँ तो कम से कम क्या है, सर्विस का उस एग्रीमेंट से ज्यादा डाउन टाइम रहा ना, तो पूरा पैसा क्लेम कर सकते हो आप इसके ऊपर। क्लाउड के ऊपर हर सर्विस का एक SLA क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्लाउड ने बोला कि मेरा EC टू इंस्टांस या मेरी स्टोरेज सर्विस 90.99 क्या परसेंट अवेलेबल है, तो पूरे मंथ में अगर 1 मिनट से ज़्यादा डाउन टाइम रहा तो उसका कॉस्टिंग मुझसे आप लोग जो मांगो मैं दूंगा आपको। जब वो कमिटमेंट करता है दैट मीन्स उसने प्लानिंग उतने लेवल से पहले की होगी। डन। एक पहला क्या है, एक तो विदिन क्या है, डीसी है। विदिन डीसी के अंदर की बिलिंग ऐसे नहीं होती, वो कहता है वो आप, मेरी टेंशन है, आप बीएम चलाओ, आपका बीएम एक काउंट होगा, बट बैकएंड में मेरे पास कहना क्या, क्लोनिंग, बैकएंड में मेरे पास मल्टीपल क्या है, हाइपरवाइजर अवेलेबल है। अगर कंप्लीट सिस्टम गोज डाउन तो आपका बीएम मूव करेगा ना, तो आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ये तो मेरी इंटरनल क्या है, एक अपनी क्लस्टरिंग है, ये तो मैं आपको डिफॉल्ट दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे 250 रुपये ले रहा हूँ मंथली, तो 250 रुपये के अंदर मैं आपको नेटवर्क दे रहा हूँ अपना, ठीक है, विद इन अ डाटा सेंटर आपको हाई अवेलेबिलिटी दे रहा हूँ मैं आपको, अवेलेबल है। बट कमिटमेंट, अगर आप श्योरिटी आपको है कि यार कभी डाउन नहीं होगा ये, तो बैकअप सेटअप मत करो उसका। बट लेकिन यार सोचो ना, आपको क्या, मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, जब मुझे पता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं क्या करूँ, एक मशीन पर 250 GB रैम ना लेके, मुझे पता है कि मेरी एक बीएम मेरे ट्रैफिक को एंटरटेन कर सकती है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एक बीएम ना काटो आप लोग, 2 बीएम काटो। कितनी बीएम, 2 बीएम काटो। क्या पता है कि मोटा मोटा रिसोर्स क्या, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिसोर्स क्या हो रहा है आपका, उतने काउंट हो रहा है। पहले 60 CPU थे, ठीक है, तो मल्टीपल रिसोर्स, हॉरिजेंटल स्केलिंग होती है, वर्टिकल होती है, एक क्या होती है, वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल स्केलिंग। ठीक है, तो कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर कंपनी चाहती है हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग दोनों डिमांड टू अचीव, तो प्लस पॉइंट क्या है
कि वर्टिकल स्केलिंग ना करके वो लोग क्या करें, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वो क्या करें फटाफट से, एक ही वेबसाइट की दो कॉपी, एक ही वेबसाइट्स, ठीक है, दो इंस्टेंस कार्ड हैं, एक अवेलेबिलिटी जोन ए में, एक बी में। क्लाउड कहता है कि मेरे पास इतने इंटेलिजेंसी डैशबोर्ड भी अवेलेबल हैं जो क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आपको दो इंस्टेंस लेने का बेनिफिट क्या हुआ, अगर एक सिस्टम गोज डाउन, सेकंड सिस्टम क्या है, अवेलेबल है, कंप्लीट डीसी डाउन जाता है, तब भी मेरा इंस्टेंस क्या आज भी वहां पे अवेलेबल है। और कॉस्टिंग की बात करूं तो वर्टिकल में जो मैं रिसोर्स लेके बैठा था उतना डिवाइड मारा मैंने, तो आज भी क्या है मेरे पास, दिस इज द बेस्ड ऑन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हाउ लाइक यू आर डूइंग प्लानिंग, और सेम रहेगी, फर्क आएगा बट ठीक है, बेनिफिट तो मिल रहा है ना, हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों मिल रही है आपको। चलो कुछ फर्क आ भी रहा है कॉस्टिंग को लेके, कॉस्टिंग एक टाइम तक करती है मैटर, लेकिन कंपेयर टू हाई अवेलेबिलिटी और कंपेयर टू स्केलेबिलिटी मैटर नहीं करती। डन, चलो तो सबसे पहले पूछा था इंट्रो में क्या, हाँ सही बोला सर ने क्या बोला है, ये डीसी था, इसकी स्टोरेज रैक क्या थी, एकदम अलग थी। अभी जो मेरा रूट वॉल्यूम था सिस्टम का रूट वॉल्यूम था वो कहाँ रखा हुआ है, तो मोटा मोटा डियर जब भी पूछा था इंटरव्यू में कि इंस्टेंस का बैकअप लेना क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसका बैकअप लेना होता है, किसका, अरे इंस्टेंस तो क्या है, मेमोरी सीपीयू है, इंस्टेंस तो क्या है, एक हार्ड ड्राइव को मैं निकालूं यहाँ से और वहां प्लग कर दूं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। लाइव तो नहीं है बट हो पा रहा है ना। कौन कहता है, स्टोरेज कहता है, क्लाउड कहता है कि देखो आपने अगर आपने उस सिस्टम की रूट डिस्क की क्लोनिंग नहीं की किसके अंदर, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से, तो देयर इज नो माइग्रेशन। एक्चुअल में इंस्टेंस का बैकअप कुछ नहीं होता, ये तो वर्ड यूज करते हैं हम लोग खाली, बस इंस्टेंस क्या है, मेमोरी सीपीयू, वो तो अवेलेबल है मेरे पास, बट एक्चुअल जो ब्लॉक डेटा था मेरे पास, जो डेटा बाहर से आया था, जो सिस्टम के चेंजेस थे, जो अपाचे की बाइनरी थी, जो एप्लीकेशन की बाइनरी थी, वो कहाँ रखी हुई थी, ब्लॉक के ऊपर। और ब्लॉक को मैंने मिरर नहीं किया, अगर उसकी क्लोनिंग नहीं की मैंने, तो कोई कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। क्लियर, आगे बात करें हम लोग। तो जब भी क्लाउड पे जाते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको पता होगा अमेजन का एक्चुअल इंफ्रा किस टाइप से डिजाइन हुआ है। अमेजन ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट में हर कंट्री में पहले ऑलमोस्ट दे हैव सेटअप 20 कितना ऐसे याद नहीं मुझे, 22 के आसपास क्या हो चुका है उनका रीजन। इसका लाइन का मतलब है कि वो इस इतने रीजन में, इतनी लोकेशन के ऊपर वो अपने इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर सेटअप कर चुके हैं। लेकिन एक रीजन में कमिटमेंट है कि कम से कम वी आर प्रोवाइडिंग 2 डीसी, कम से कम कितने, 2 डीसी तो मार्केट में कम से कम वो देते हैं आपके लिए। बट अगर लगता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ से, तो ऐसे रीजन भी अवेलेबल हैं जिनमें कम से कम 6 भी क्या डीसी अवेलेबल है, जिनके पास कम से कम क्या है। जैसे मैं आपको अगर पूछूं, सर अभी आप लोग क्लाउड पे बैठे हो, आप लोग तो एक्चुअल आप अभी रिसोर्स सेटअप करते हो, तो रिसोर्स जाके लोकेट कहाँ पे होगा, कहाँ होगा, वर्जीनिया में। यानी ऑन क्लिक करने पे क्लाउड कहता है कि आपका सर्विस प्लेस क्या हो गया है, चेंज हो गया, सर्विस प्लेस क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। एक्चुअल बोल रहा है कि ये मेरे डीसी की लोकेशन है बॉस, दीज आर नॉट अवेलेबिलिटी जोन। ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअल में बताना चाहता है कि पहले आपको मैं किस लोकेशन पे ले जाके आपको छोड़ूंगा पहले मैं, ठीक है। अब जब रिसोर्स बनाओगे ना, तो मैं आपको लिस्ट में उसी रीजन के अवेलेबिलिटी जोन प्रिंट करूंगा। आप जिस रीजन के अंदर बैठे हो आप लोग, अगर यू वांट टू नो हाउ मेनी डीसीआर आर देयर, तो वो लिस्ट ऑफ रीजन्स हैं, और रीजन में ये लिस्ट आ रही है आपकी यहाँ मुंबई रीजन आपका। एक्चुअली हमारे जो एशिया पैसिफिक की बात करते हैं हम लोग, तो पूरे एशिया में एक सिंगल रीजन है क्या, मुंबई। हाँ, किसी एक लोकेशन पर, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली यू आर लाइक एबल टू सी द क्या, जब भी आपसे पूछा था इंटरव्यू में कि यूएस ईस्ट 1 इज द रीजन नेम, क्योंकि यूएस जैसे मुंबई बोला, मुंबई हम जानते हैं, सिस्टम ही जानता है इस चीज को।
जैसे जब भी आप अमेजन में कमांड लाइन से स्टांस बनाओगे ना, कमांड लाइन से बनाओगे स्टांस, तो बताना पड़ता है फिर आपको एक्चुअल आपका स्टांस का रीजन कोड क्या है। ये सब क्या प्री डिफाइंड रीजन के, मैं आपको स्लाइड दूंगा उसमें सब अवेलेबल है पहले। और 1A 1B 1C ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्या है बॉस डेटा सेंटर्स हैं, जिसको इन टर्म्स ऑफ अमेजन क्लाउड क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। ठीक है, सर ने एक लाइन बोली थी अभी कि एक तो हाई अवेलेबिलिटी अवेलेबल है विद इन डीसी, एक क्रॉस डीसी, और एक क्या है सर, यानी 21 इनके रीजन्स दे आर आइसोलेट, और ये बैकएंड में डियर फाइबर नेटवर्किंग से क्या है प्रॉपर कनेक्टेड है। मैं चाहूं तो लाइव डेटाबेस सिंकिंग कर सकता हूं मैं कहां से, क्रॉस रीजन। मैं चाहूं तो एक सर्विस को यूएस में प्लेस करके और उसका एक इंस्टांस का बैकअप, मैं चाहता हूं कि रीडेबल फेस इंडिया का कहां से आए, राइट हो यूएस में जाके, राइट कहां हो, यूएस में हो। अगर कस्टमर आता है इंडिया से और उसको सिर्फ क्वेरी सिर्फ रीड करनी है, तो क्वेरी रीड करने के लिए बंदा यूएस ना जाए, तो मैं राइट मोड में एक सर्वर और एक में केस में रीड मोड में। मैंने बोला कि हर रीजन में एक एक सर्वर अवेलेबल है, कौन सा, रीड ओनली सर्वर्स, जहां से बस आप क्वेरी रीड कर सकते हो। बट यू वांट टू बुक योर टिकट, अगर टिकट बुक करनी है तो राइटेबल मोड कहां रखा है मेरा, यूएस के अंदर, तो सिर्फ टिकट कंफर्म करने के लिए ही बस आपको लेटेंसी आएगी। लेकिन आपको अगर गेट करना है तो लाइक पैकेट्स कि बस इसमें क्या क्या टिकट्स अवेलेबल है, आज कितनी बुकिंग क्या हो रही है अभी अवेलेबल से हैं, तो वो क्वेरी बहुत फास्ट आती है आपके सामने। क्यों, क्योंकि उस क्वेरी में लेटेंसी बहुत कम आती है, क्योंकि आपकी नियरेस्ट जो लोकेशन होती है आपकी वहां से जॉब वो ज्यादा ट्रैफिक आपका। अब स्टोरेज पे आने वाला हूँ अभी जब आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। बट मैंने बात की थी पहले कि सर्विस इंट्रोडक्शन की बात की थी मैंने, तो क्लाउड पर जाने के लिए पहले अमेजन को समझने से पहले ये समझो कि अमेजन का आप मुझे डिजाइनिंग बता रहे हो, डिजाइनिंग करके फटाफट से क्लाउड पे आओ, और ये सब क्या है, इतना बेस्ट सर्विस आपको ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपने मुझे दो टर्म्स पहले का के समझाए, पहले कौन सा, एक तो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। मैंने बोला ठीक है यार, अच्छा है, अवेलेबिलिटी भी है, ऑन डिमांड सर्विस है, और हर सर्विस का एग्रीमेंट क्या है 90.99 से प्लस है। आपने एक बात बोली मुझसे कि हर सर्विस का क्या है, देखिए कस्टमर बोल रहा है कि विच इज द बेस्ट रीजन, हाउ वी सेलेक्ट। तो रीजन सिलेक्शन के फैक्टर क्या क्या होते हैं, पहला फैक्टर लेटेंसी, पहला क्या होता है लेटेंसी। सपोज करना कस्टमर बोलता है कि यूएस में आ जाओ आप, मैंने बोला यूएस में अगर मैं सर्विस प्लेस करता हूं अपनी, कहाँ जाके, अगर मैं अपनी सर्विस यूएस के अंदर प्लेस करता हूं और मैं इंडिया से बैठ के मालूम करता हूं कि यूएस से सर्विस आने में कहां से, क्लाउड कहता है कि पहले मालूम कर लो कि आपका यूएस का ट्रैफिक क्या, मैंने एक वेबसाइट से ओपन किया, पहले मालूम किया मैंने, क्लाइंट ने मुझसे पूछा पहले कि आपका एक्चुअल सर्विस प्लेस क्या है, पहले कस्टमर का कौन सा लोकेशन है आपका। ठीक है, तो बट मैंने यहाँ से पहले मालूम किया कि मुझे कस्टमर से इंडिया से मुझे क्लाइंट आना है मेरा, इंडिया से अगर क्लाइंट चलता है ट्रैफिक लेके तो उसके लिए नियरेस्ट लोकेशन क्या होगी। रीजन सिलेक्शन का पहला फैक्टर क्या होता है, पहला फैक्टर होता है ये क्या कि पहले लेटेंसी तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस यूएस में लॉन्च कर दी और कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं आपके, इंडिया से आ रहे हैं अपने आप में, तो फिर क्या होगा, लेटेंसी आएगी अपने आप में। तो बेस्ट रीजन सिलेक्शन अगर पूछा था इंटरव्यू में, लोग बोल नहीं पाते कि रीजन सिलेक्शन, रीजन कौन सा बेस्ट है। ये नहीं कि यूएस बहुत बड़ी कंट्री है तो यूएस क्या होगा बेस्ट होगा, इंडिया में गरीबी है तो गरीबी हमारे लिए है, बट जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो लोग तो क्या है, सब पार्ट ऑफ कंपनी का पार्ट है वो तो सबसे पहला फैक्टर क्या है सर, अच्छा ओप्स लाइक नेटवर्किंग ओप्स बोल रहे हो, हाउ मेनी होस्ट लाइक, हमें आईएसपी वाली बात कर रहे हैं, बट सर थोड़ा सा ये चीजें अब थोड़ा सा खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि लेटेंसी तभी आती है जब ओप्स क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। जब यूएस जाओगे तो ओप्स क्या होंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सर का मतलब है राउटर,
कितना आईएसपी आपको ट्रेवल करना पड़ता है आपको, तो दैट कम इनटू द लेटेंसी। वो भी क्या आता है लेटेंसी के अंदर ही आता है। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, खाली बस मैंने पहले ये मालूम किया पहले किस कमांड से, काफ़ी ऐसी वेबसाइट अवेलेबल मार्केट में जो आपको निकाल देंगे फटाफट से कि आपको क्लाउड सबसे कम क्या आ रहा है इसमें, कहाँ आ रहा है, दूसरा आता है कॉस्ट फैक्टर। क्या आता है एक्चुअल में, इन्होंने पता क्या किया हुआ है, करेंसी के बेस पे हर सर्विस के प्राइस हर कंट्री में सेम नहीं है। इसके अंदर सर्विस का प्राइस ग्लोबल क्या नहीं है इनका। अगर 5 GB स्टोरेज इंडिया वालों को पड़ रहा है 10 रुपए का, तो यूएस वालों को पड़ता है डॉलर में। हालांकि कॉस्टिंग बहुत ही डॉलर के अंदर ही है, बहुत ही कॉस्टिंग इसमें डॉलर में ही है, ये नहीं जीएसटी जाएगा, ये सब कुछ यहाँ इसमें इंक्लूड है। बट मोटा मोटा इनकी कॉस्टिंग है ना, वो सब में क्या है, ऐसे फिक्स नहीं है। ये देखते हैं कि वहाँ पे इनका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और वहाँ का अभी आईएनआर जो वहाँ की जो करेंसी है उस करेंसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी बढ़ने वाली है। ऐसा ना हो कि वहाँ का कस्टमर सेटिस्फाई ना हो पाए। पहला क्या है, लेटेंसी रीजन फैक्टर, सेकंड क्या होता है, कॉस्टिंग। दोनों चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के बाद देन क्या होता है, बेस्ट रीजन सेलेक्ट होता है सर्विस को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन फिर भी क्लाउड बोलता है सर कल को हमने लेटेंसी वाली बात की थी हमने, तो हमने सर्वर यूएस से जगह हमने इंडिया में लॉन्च कर दिया था, लेकिन बिजनेस ग्रो किया हमारा और सर्विस क्या हो गई हमारी। तो क्लाउड कहता है 2 तरीके हमारे पास, उस रीजन के कस्टमर को फास्ट रेस्पॉन्स देने के तुम्हारे पास क्या है, 2 रीजन है। या तो पूरे सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कर दो, बट नहीं सर ओरेकल का लाइसेंस है, इतना डेटाबेस महंगा डेटाबेस है, ये सब करना पड़ेगा मुझे, इतना मैं नहीं कर सकता। ये क्लाउड कहता है कि मेरे पास कैशिंग सिस्टम भी क्या है, अवेलेबल है। आप उस लोकेशन में एक कैसे सर्वर सेटअप कर दो, मतलब जैसे तुम्हारा कस्टमर आएगा पहली बार, कोई भी नया पैकेट होगा तो इंटरनेट कहाँ से होगा आपका, रियल जहाँ सेंट्रलाइज सर्विस है आपकी। बट अगर वो पैकेट एक बार क्या हो चुका है, सर्फिंग में आ चुका है, तो आपका क्लाउड का एज पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, एज पॉइंट, ADGE, एज पॉइंट क्या एक्चुअल में, फास्ट डिलीवरी कंटेंट मेथड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपसे पूछा जाता है, ये सब स्लाइड दूंगा बस आपको मैं, और आज जितना बोला बोले दो मुझे, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास की हो रही है वैसे तो, बट थोड़ा पहले आपका माइंड सेट कर दूंगा एक बार कि क्लाउड है क्या, फिर आराम से हम लोग लैब करेंगे, स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस बात करेंगे। डन ना। हाँ, और फिर वो बंदा प्लानिंग कर ले, सॉल्यूशन जो आर्किटेक्ट बंदे होते हैं काम ही क्या है उनका। क्लाउड तो बन गया मार्केट में, बट तुम्हारे पास ऐसी मैन पावर है पहले कि इसकी प्रॉपर चीज समझ पाए पहले क्लाउड को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बैठ के, क्लियर ना। तो फिर भी एक टर्म्स आता है, ठीक है यार, बंदा बोला कि नहीं यार हमारी सर्विस की प्राइमरी लोकेशन इंडिया थी, बट कल को जो कस्टमर आना स्टार्ट यूएस से हो गया है, तो अगर आप फुली क्लोनिंग नहीं कर सकते आप लोग बेस्ड ऑन कॉस्टिंग, लाइसेंसिंग डुप्लीकेट हो रहा है इसका, तो आप एक काम कर दो, मेरे पास क्या कंसेप्ट ऑफ एज लोकेशन, आप उसकी जगह पे जाके अपना एक कैशिंग बिल्डअप कर लो। आईएसपी से ट्रैफिक अगर आप यूएस से आया, अगर उसका आईएसपी यूएस का है, तो उसका जो नियरेस्ट कैशिंग सर्वर है वहां से जॉइन करके उसको दे दूंगा ट्रैफिक को। डन। चलो 3 प्लानिंग खत्म हो चुकी है बॉस, क्या, बेस्ट रीजन, हाई अवेलेबिलिटी जोन, और 3 जो टर्म्स थे वहां फाइंड अप हो गई। उसके बाद अब मुझे आप समझाओगे पहले क्लाउड पे आगे। अब मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ, क्या पहले मुझे मशीन चाहिए यार, सब सीधा सीधा, एक मैंने आपसे लाइन बोली, क्या मुझे पहले एक मशीन चाहिए, तो मशीन काटने वाली सर्विस क्लाउड क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्लाउड की सबसे पहली सर्विस क्या है, EC2, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कंप्यूट। कौन कहता है इसको, क्लाउड कहता है कि देखो मेरे पास ना ये मेरा डैशबोर्ड है, मेरे पास दीज आर द सर्विसेज विच आर अवेलेबल, कुछ आपकी रेडीमेड आइस में आती है, कुछ पैस में आती है, कुछ क्या है, मेरे डेटा सेंटर में ये सर्विस की इन्वेंट्री है, इस इन्वेंट्री के अंदर बैलेंसर भी अवेलेबल है, प्लस रैम भी क्या है इसके अंदर अवेलेबल है, और प्लस स्टोरेज भी क्या है इसके अंदर अवेलेबल है। बट उन कंपोनेंट से बात करने के लिए
विदाउट हैविंग कमांड लाइन। आप कमांड की मतलब नहीं है मेरी इतना स्मार्ट इंटेलिजेंसी डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक कर, ये तेरी कमांड लेगा और हार्डवेयर से बोलेगा बंदा आया है इसको 4 GB रैम दे। तो जो डिप्लॉय मार रहे हो ना, एक्चुअल में कहीं ना कहीं रनिंग ऑन फिजिकल सर्वर। रनिंग कहाँ हो रहा है, कहीं तो वो चीज परसिस्टेंट है बट आपको कंट्रोल नहीं है आपका, क्योंकि आईएस कहता क्या है कि नेटवर्क लाइन अंडरलाइन नेटवर्क लेयर तक की बात जो होगी रैम सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन वो तुम्हारा काम नहीं होगा। कितना यूज करना ये क्या है आपका काम है। क्लियर। तो जब जब बात आती है सीपीयू मेमोरी इट कम इनटू द कंप्यूट, क्या बोलते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, क्या बोलते हैं कंप्यूट बोलते हैं। मुझे 4 GB कंप्यूट चाहिए, मुझे 4 GB रैम चाहिए, सीपीयू चाहिए, या मुझे एक सिस्टम चाहिए विंडो का, लिनक्स का, यूनिक्स का, डेबियन का, उबंटू का, माइक्रोसॉफ्ट का, तो यू विल गो विद। तो कहते हैं क्या ये ट्रेनिंग करने के बाद अगर जाता हूँ ओवर द माइक्रोसॉफ्ट, अगर ये ट्रेनिंग करने के बाद सर मैं माइक्रोसॉफ्ट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, कुछ मत करना, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको सीधा सीधा एक बार पहले इंफ्रा हाई अवेलेबिलिटी मालूम करो। क्या अमेजन इन वर्डों क्या नाम देता है, जिसको हम बोल रहे हैं EC2, क्या बोल रहे हैं हम लोग EC2 बोल रहे हैं। क्या अजोर क्लाउड मार्केट में जब क्लाउड दे रहा है तो सर्विस मशीन तो प्रोवाइड करता होगा। फर्क क्या है कि उसके डैशबोर्ड में सर्विस की लिस्ट क्या खाली बस अलग नाम से बनी होगी। ये कमिटमेंट करता हूं आपसे मैं कि आप ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग लोग करते कब हैं जब सिर्फ क्लिक क्लिक करके निकल जाते हैं खाली बस EC2 काटा मशीन काटी ये बन गया खत्म हो गया। हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में अभी वो पूरा प्रॉपर लेवल से क्लाउड कोई भी हो लैब कर रहे हैं हम लोग अमेजन के अंदर, बट एक्चुअली जो टर्म समझा रहा हूँ खाली आपको मैं, ये हर एक क्लाउड में क्या है अवेलेबल है। मैं आपसे पूछा था मैडम आपसे बोलती कि नहीं EC2 हम कवर नहीं करेंगे। मैडम कवर क्यों नहीं करोगी, जब मैं क्लाउड पे जा रहा हूँ मैं और मुझे इंफ्रा में मशीन चाहिए सो हु विल प्रोवाइड। इसी तो टॉपिक क्या आपका EC2 सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाले बंदे को पहले EC2 आना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक compute. So using EC2 service we can set up the machine, but in terms of cloud language मशीन को मशीन नहीं बोलते, VM नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इंस्टांस। क्या बोलते हैं जब मैं आज के बाद अब जो वर्ड यूज करूंगा मैं वो वर्ड क्या होगा, मुझे 4 GB का इंस्टांस दे दो जिसको इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन यू कॉल द VM, इन टर्म्स ऑफ VMware यू कॉल द VM मशीन वर्चुअल मशीन्स, बट इन टर्म्स ऑफ क्लाउड लैंग्वेज क्या बोलते हैं इसको इंस्टांस बोलते हैं। डन। बट इंस्टांस सेटअप करना ठीक है। अगर मैं मालूम करूं सर मैं कहाँ गया मैं EC2 पे गया, EC2 साफ बोल रहा है कि तुम्हारे इंस्टांस कितने अभी, इसका मतलब क्या है कि तुमने अमेजन के वर्जीनिया रीजन में तुमने वर्जीनिया रीजन के किसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन बी के अंदर एक VM काट लिया है आपने, कितने GB का T2 माइक्रो इज द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अभी टॉपिक नहीं बता रहा आपको मैं, बट समझो बातों को खाली बस कि EC2 पे आना है आपको बस ऑन डिमांड। क्या सर मुझे 4 GB मशीन, मुझे विंडो का एक या किसका लिनक्स का या विंडो मशीन का मुझे क्या चाहिए, मुझे T2 माइक्रो मतलब क्या होता है 1 GB रैम और 1 CPU। साफ बोला क्लाउड कुछ नहीं करना आपको बस कस्टमर हो, दुकान पे आ गए हो, दुकान वाले से बोल रहा है कि मुझे एक CPU असेंबल करके दो, उस CPU में 1 GB क्या हो रैम हो और 1 क्या हो 10 GB हार्ड डिस्क हो, एक IP हो। क्लियर। तो टॉपिक का नाम क्या पहला क्या था EC2 इलास्टिक कंप्यूट, नाम इलास्टिक है, कभी भी रन टाइम यू कैन एक्सटेंड। क्लाउड कहता है क्या, जब भी आपको डिमांड आती है हॉरिजॉन्टली आप चाहो तो इसका हार्डवेयर एक्सटेंड कर सकते हो विदाउट गो एनीवेयर इन DC। तुम्हारे पास इतना एक्सेस है कि जब आपको लगे मेरा इंस्टांस की रैम क्या हो गई है फुल हो गई है और मुझे इसको करना क्या है, मुझे हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकल रूप में मुझे बढ़ाना है इसको, तो आप यूजिंग कंसोल जितना चाहो रैम परचेस करो, जब लगा ट्रैफिक कम हो गया है कॉस्टिंग इतना पे नहीं कर सकता तो रिलीज कर दो।
क्या कर दो, रिलीज कर दो। तो नाम क्या है, इलास्टिक है। कैसा ये, इलास्टिक है। तो लोग कहते हैं यार अब चलो ठीक है, पहली सर्विस क्या हो गई, EC2। फिर आपने मुझसे बोला कि देखो अब आपको पता है कि आपका मशीन है, इस पर इंटरनेट चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। तुमने उसे एक लाइन बोली, सर आपने मशीन दे दिया बट इसकी पूरी नेटवर्किंग, ये मशीन जहाँ चल रहा होगा सर, क्या उनकी स्विच जो होगी उस स्विच के साथ में अगर और भी कस्टमर का मशीन चल रहा होगा तो सिक्योरिटी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। और वो जो नेटवर्क स्विच है वो कहाँ लगी हुई है, क्लाउड कहता है पहले आओ, मशीन बनाने से पहले अपना एक नेटवर्क एरिया फिक्स कर लो। पहले बता मुझे कि तुझे पहले कितने पोर्ट की स्विच बना के देनी है। उस स्विच के अंदर DHCP चाहिए, नेटवर्क में आपको क्या चाहिए, इसके ऊपर इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए वो विल मैनेज। क्लाउड कहता है कि पहले से इंफ्रा बना हुआ है, बस मुझे बता आपको कितना इसको यूज करना है। यानी सेकंड सर्विस कौन सी है इसके अंदर, कौन सी है, VPC। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं इसको हम लोग। यानी मोटा मोटा जब भी बात आती है पहले नेटवर्क टीम आएगी, पहले क्लाउड का बंदा आएगा। पहले हर बंदा अपनी कंपनी की प्लानिंग करने से पहले क्लाउड के अंदर जाके पहले VPC सेटअप करता है। VPC का मतलब होता है किसी क्लाउड प्रोवाइडर से बोलना कि अपने डेटा सेंटर के अंदर मुझे एक अलग से नेटवर्क आइसोलेशन करके दे दो, मेरे एरिया में कोई पिंग पोंग ना कर पाए मेरे सिवा। नॉट EC2 इलास्टिक कंप्यूटर से क्या आता है, मेमोरी और CPU रिकॉर्ड, सिर्फ मेमोरी और CPU खाली दो। मुझे अभी कितना स्पेस चाहिए अलग बात है, वो VM में कैसे मिलेगा, अभी मैं वॉल्यूम अटैच कराऊंगा इसके अंदर, आगे सर्विस आने वाली है। ठीक है, टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं जब आपसे, पहले सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस क्या है पहले बात करते हैं खाली बस। और एक्चुअली सिलेबस ही क्यों है, यही कंपोनेंट क्यों है इसके अंदर, मशीन चाहिए कौन दे रहा है, सेकंड क्या आ गया, VPC दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। लॉजिकली कमिटमेंट है कि तुम्हारी नेटवर्क लेयर आइसोलेट है। इसका मतलब होता है कि उस क्लाउड में जाके आप सिक्योर हो चुके हो, आप लोग आप सिक्योर हो, आपकी नेटवर्क लेयर की बाउंड्री अलग है एकदम, आपका स्टांस दूसरे बंदे के स्टांस कम्युनिकेट। मेरा IP ट्रैक करके बंदा ना, अगर अंदाज से बैठ के बंदा पिंग मारता है, किसी का IP तो 172 का होगा, किसी का IP 172 का होगा, वो पिंग करता है तब भी उसका आइसोलेशन क्या है, पिंग नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी नेटवर्क की जो लेयर है ना वो इस लेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं है। तो पूरा नेटवर्क, नेटिंग, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, जैसा इन हाउस में हम लोग नेटवर्किंग कर पा रहे थे बैठ के, राउटिंग, वो सब कौन करता है बैठ के, VPC। VPC मोटा मोटा सर्विस है जिसके थ्रू उनका नेटवर्क यूज हम लोग कर सकते हैं बैठ के हम। अभी जब डिफरेंट बता दूं वैसे तो ठीक है, पूछ रहे थे आप लोग। नेटिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ जब कंपनी को अपनी प्राइवेट आइडेंटिटी हाइड करनी हो, मेरा स्टांस इंटरनेट ले पाए बट इंटरनेट के यूजर्स मेरे स्टांस पे लॉगिन ना कर पाए। एक सिस्टम पे आपको इंटरनेट चाहिए तो सो द पब्लिक IP, सो द पब्लिक IP, बट एक स्टांस पे पब्लिक IP दे दिया आपने, तो इसका मतलब तुम्हारा सोर्स IP ट्रैक करके बंदा इसको एक्सेस बाहर से कर सकता है। बट आई वांट कि मेरा लोकल सिस्टम अपडेट ले पाए लेकिन फ्रॉम द इंटरनेट यूजर्स डायरेक्टली सोर्स IP यूज ना कर पाए। नेट एड्रेस ट्रांसलेशन, कि जब बाहर जाना है इसका IP यूज करो। गूगल को ऐसा मालूम चले कि IP पैकेट ओपन कहां से हुआ है, नेट से, ना कि स्टांस से। ठीक है, तो जैसे मार्केट में एक केस आता है डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस को इंटरनेट पे हम अवेलेबल नहीं कर सकते, रीजन क्या है, सिक्योरिटी। बट इंटरनेट चाहिए, क्यों, डेटाबेस अपडेट कैसे होगा, नॉट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो मेरे कहां से होगा, एप्लीकेशन से होगा। ये स्टांस यहाँ रखा हुआ है, ये स्टांस यहाँ रखा हुआ है, प्राइवेट IP से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इस पर जो अपडेट आनी है डेटाबेस की वो कहां से आनी है, इंटरनेट से आनी है। ठीक है, बट इस पर मैं पब्लिक IP असाइन नहीं कर सकता। तो मोटा मोटा इस नेटवर्क के ऊपर मैं एक नेट गेटवे कर दूं जो क्या करे, आने वाली हिटिंग को, सोर्स IP को कीप करे अपने पास रखे और उस हेडर में पैकेट में अपना IP ट्रैक करके भेज दे, पैकेट लेके आए और वापस आंसर
दे दे। बेनिफिट क्या हुआ कि विदाउट हैविंग इंटरनेट ओवर द डेटाबेस सर्वर यू आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। ब्यूटी ऑफ नेट एड्रेस ट्रांसलेशन। जब भी कंपनी को अपनी प्राइवेट आइडेंटिटी दे वांट टू हाइड ऑन सिंगल आईपी, इस लैब से जो बाहर जाएगा ना, एक बंदा खड़ा है उससे बोलो कि मेरे लिए कॉफी लेके आ। अब कॉफी वाले क्या लगता है पता है कि कॉफी परचेज किसने की है, उस बंदे ने की है। कॉफी वाला अगर दोबारा से उस नाम पर ट्रैक मारता भी है तो एक्चुअल सर्विस आर नॉट रनिंग वेयर। सर्विस कहाँ नहीं है, एक्चुअल कोड वहां एंटरटेन नहीं हो रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी आज भी क्या हो गई, हाइड हो गई। यूज केस ऑफ नेट। ठीक है, तो ये सब नेटवर्क चैप्टर आगे आने वाले हैं और काफी कुछ बोलना है इसके बारे में। हम जब करते थे लिनक्स में तो उसमें ब्रिज करते थे। ब्रिज कब करते थे, आपको जब सीधा सीधा आपको कोई मशीन फिजिकल आइडेंटिटी से नेटवर्किंग करवानी। जब भी कोई भी आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट यू वांट टू शेयर ओवर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मेरा वर्चुअलाइजेशन वाला वीएम सीधा सीधा फिजिकल आइडेंटिटी को रीड कर पाए, तो यू लाइक सेट अप द ब्रिज नेटवर्क। ठीक है, जिससे मैं चाहता हूँ आप सिस्टम का आईपी यूज करके बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। अभी रख लो दोस्तों, डन ना। सर्विस का टाइप वर्जन आते रहते हैं, वर्जन क्या होते हैं, डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बॉस, बीपीसी। क्लाउड कहता है कि बीपीसी आने से नेटवर्क क्या आगे आप सेटअप कर सकते हो। अब बात आती है स्टोरेज की। क्लाउड पे जाओगे, क्लाउड कोई भी हो, चाहे ओपन स्टैक हो, चाहे अमेजन हो, चाहे कोई भी क्लाउड हो, स्टोरेज सॉल्यूशन तो आपको पूछना पड़ेगा। करना स्टार्ट। क्लाउड कहता है कि मेरे पास स्टोरेज सॉल्यूशन कई टाइप के हैं। अब बोलने को बहुत है इसके बारे में, क्योंकि स्टोरेज की कई टाइप के होते हैं, चेन, नेस, ये सब कई टाइप के होते हैं स्टोरेज। ये टॉपिक पढ़ाऊं तब बोलूंगा, अभी सुन लो आप लोग। क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजन क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन 3 टाइप की प्रोवाइड करता है। कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, पहला क्या, पहला कौन सा है, स्टोरेज के अंदर ही क्यों है? हाँ स्टोरेज एक्चुअल में, जैसे मैं आपसे पूछूं मैं बताता हूँ। हाँ है तो स्टोरेज टॉपिक, पर टॉपिक का नाम क्या है बता रहा हूँ खाली आपको मैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं क्या गूगल ड्राइव एक स्टोरेज नहीं है, गूगल ड्राइव क्या एक स्टोरेज तो है, बट किस टाइप का स्टोरेज है नहीं जानते होंगे आप। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड। क्या, ऑब्जेक्ट, जिसमें एक टाइम पे ही रीड कर सकते हो, एक टाइम पे राइट कर सकते हो। साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन, अदरवाइज आईएफ क्या बहुत ज्यादा स्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो समझाऊंगा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ब्लॉक का मतलब क्या है। बट क्लाउड कहता है, कंपनी बोलती है कि मुझे फाइल सिस्टम, एनटीएफएस, बीफेट, एक्सएफएस ये सब नहीं पता, मुझे मुझे टेराबाइट का डेटा वी वांट टू पुट ओवर द इंटरनेट विच शुड बी अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। कहीं भी जाए डाउनलोड कर पाए अपना डेटा हम लोग। नहीं सर, मुझे तो इंस्टांस का डेटा चाहिए खाली, बस मशीन चलेगी और मशीन अपना फ्रीक्वेंट डेटा राइट करेगी, मेरा मशीन बूट करेगा। कहाँ से होगा बूट, S3 से बूट होगा, वो ड्राइव से बूट मुझे नहीं करवाना। मुझे तो एक सर्वर पर जैसे हार्ड ड्राइव होती है, कैसे, जैसे एक सर्वर पर एक हार्ड डिस्क होती है ना, जिसमें वी कैन स्टोर द ओएस फाइल, एनी काइंड ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्टोरेज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, विदाउट हैविंग ईबीएस यू कैन नॉट लॉन्च इंस्टांस। क्यों, सर ने बोला था मुझसे अभी कि सर आप कैसे बोल रहे हो कि आपने रैम लिया, सीपीयू ले लिया, बट आपने जो ओएस था इसका, जिसके अंदर मैं विंडो डालूंगा, मैं जिसके अंदर मैं लिनक्स सेटअप करूंगा, जब तक मेरे पास डिस्क ही नहीं है अंडरलाइन, वेयर यू विल स्टोर। तो पहले अपनी मशीन के साथ में 10 GB का वॉल्यूम अटैच करोगे आप लोग। क्या करोगे, वो वॉल्यूम कहाँ से काटोगे आप लोग, पहले कहाँ से काटोगे आप लोग। क्लाउड कहता है कि देखो बैकएंड में नेटिव है कि ईएमसी है, मैटर नहीं करता, तो मुझे बता दे तुझे अपने सर्वर के ऊपर कितने जीबी का टेराबाइट डिस्क अवेलेबल कराना है। उसके बाद मैं नहीं जानता, फिर उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि तेरा सिस्टम विंडो है कि लिनक्स है, और फिर मुझे नहीं मालूम हाउ टू फॉर्मेट विंडो फाइल सिस्टम, हाउ टू फॉर्मेट लिनक्स फाइल सिस्टम। डिमांड आई थी एक एप्लीकेशन को 2 टेराबाइट के लॉक्स राइट करने, 2 टेराबाइट का क्या करना, स्टोरेज चाहिए उसको। तो बट यू डू, आपने बस क्या किया, खाली बस सीधा सीधा वॉल्यूम काटा और इंस्टांस से मैप कर दिया
इफ इंस्टेंस में भी गोज डाउन। कैसा ईवीएस है ये? हाईली अवेलेबल है, शेयर्ड है। अगर आपका पूरा इंस्टेंस क्या होता है, डाउन जाता है, तो विद इन सेकंड में आप क्विकली जस्ट लॉन्च द न्यू वीएम। अगर आपका एक इंस्टेंस क्या होता है, डाउन जाता है, तो वॉल्यूम एक्चुअल नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। वॉल्यूम क्या नहीं है, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? आपका मशीन चल रहा है, इस मशीन पे लगता है ऐसा है कि अच्छा डिस्क अटैच है इसके ऊपर, बट डिस्क कैसी है, शेयर्ड है। हार्ड ड्राइव क्या नेट नेट के ऊपर शेयर्ड है। पूरा मशीन डाउन जाता है, तो विद इन सेकंड में ये वाला वॉल्यूम यहाँ से डिटैच करके एक नया कॉन्फ़िगरेशन का मशीन लॉन्च कर और वहाँ माउंट करके एक्सेस कर दे इसको। कि अगर स्पेस बढ़ा दी जाए तो इससे नाम क्या है, इलास्टिक है। कैसा ये भी, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। मेरी मशीन है उसमें 10 GB हार्ड डिस्क है, मैं उसी को दोबारा से 12 हाँ क्या बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, सुनो एक बार क्या बोल रहा हूँ। इलास्टिक जब जब वर्ड क्या आता है, इलास्टिक। इलास्टिक है मतलब कभी भी जब भी आपको डिमांड आती, क्या जब भी डिमांड आती है, सर मेरे पास में कैपेसिटी क्या हो रही है, मेरी फाइल सिस्टम क्या हो रहा है, फुल होने वाला है, ऑन डिमांड में विदाउट हैविंग एलवीएम नॉलेज, विदाउट हैविंग हाउ टू एक्सटेंड वॉल्यूम, राइट क्लिक कर और इस पर अपना एक्सटेंड कर ले। जैसे बोलो बोलो बोलो। लिनक्स में हम हार्ड डिस्क को एक्सटेंड करते हैं, तो उसके बाद कर्नल में वो आती नहीं है उसकी, मतलब हार्ड डिस्क में एक्सटेंड कितनी है, ये आप सीधा बोलना चाहते हो हाउ टू स्कैन। सर का मैं समझ गया, मतलब सर आई थिंक पार्ट ऑफ वैसे बात कर रहे हैं। सर देयर इज नो नीड, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसका पोर्ट स्कैन करना पड़े, कि ई को सिस समथिंग करके आपको पोर्ट स्कैन करना पड़े। एक्चुअल में ये जो स्टोरेज है ना आपका, ये हाइपरवाइजर पहले से मैप्ड है। बस आप क्या कर रहे हो, खाली बस उसको उठा रहे हो कहाँ पे, वीएम के ऊपर। स्कैन करना कब पड़ता है, स्कैन उनकी टीम ने करके दिया है हमारे लिए। हमारी रैक में 2 टेराबाइट की डिस्क अवेलेबल है ना, तो ये पहले से 2 टेराबाइट का ईएमसी का लन जो होगा, वो पहले से इन्होंने हाइपरवाइजर के ऊपर स्कैन करके दिया हमारे लिए। हमें तो बस करना क्या है, रैक में से 2 टेराबाइट की डिस्क काटनी है और ऊपर मैप कर देनी है। जैसे इन टर्म्स ऑफ VMware, अगर VMware की मशीन के ऊपर डिस्क ही नहीं है तो स्कैन करनी पड़ेगी, और तब अटैच हो पाएगी। सर का मतलब था एक सर्वर है मेरे पास और वहाँ रखा स्टोरेज, तो स्टोरेज की नेटवर्किंग जब तक यहाँ पर पिंग ही नहीं कराएंगे हम लोग, तब तक ऊपर कैसे जाएगा स्टोरेज। तो हाइपरवाइजर लेयर पे आपका इंटरेक्शन कैसे क्या बना हुआ है ऑलरेडी, कहाँ, यानी आपका पहले से क्या कम्युनिकेशन, बस कहाँ जाना है आपको, आपको वॉल्यूम काटना है, और वॉल्यूम काटने के बाद बस कहाँ जाना है आपको, अटैच वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, जिन बच्चों को पता होगा वर्चुअलाइजेशन क्या रहता है, वर्चुअलाइजेशन क्या रहता है वो सुन लें एक बार। बैकएंड में इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं जो मशीन काट रहे हैं ना हम लोग, वो कोई फिजिकल सर्वर नहीं है, वो कोई फिजिकल सर्वर नहीं है। 2 टेराबाइट की कंप्लीट रैम कहाँ पड़ी हुई है मेरे, ठीक है। जो VM काटा आपने 2 GB का, एक्चुअल तुम इस हाइपरवाइजर का मैक्स टू मैक्स कितना, ठीक है। और उनके पास कहीं ना कहीं पहले एक EVS की रैक क्या अलग से बनी हुई है, जिसमें n लिमिटेड हार्ड ड्राइव, क्या नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल है, और पहले से ही वो इस हाइपरवाइजर के साथ में इसको, जो सर ने पूछा था क्या स्कैन करना, जब आप ट्रेनिंग करने आते हो इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो वहाँ बंदा आपको पढ़ाता भी है कि हाउ टू स्कैन रन, स्टोरेज कैसे स्कैन करते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। बट क्लाउड कहता है नहीं, स्टोरेज कनेक्टिविटी करना तुम्हारा काम नहीं है। हमारा स्टोरेज हमारे डाटा सेंटर के अंदर कहीं भी क्या हाईली अवेलेबल है। तुम्हारा मशीन कहाँ चल रहा है, बस बता दे मुझे कितना वॉल्यूम काट के आपको देना है, क्लियर ना। आगे बढ़ूं, बट EVS कहता है कि मैं सिर्फ लोकल हूं, मतलब मैं क्लाउड से बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ इंस्टेंस लेवल पे ही आप राइट कर सकते हो, आप ब्राउजर से ब्राउज मुझे नहीं कर सकते। बट कंपनी क्या बोलती है मुझसे, यार मुझे ना अनलिमिटेड डेटा राइट करना है ओवर द इंटरनेट,
और डेटा मेरा ऐसा हो कि पब्लिकली मेरे कस्टमर आए, मूवी डाउनलोड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं फटाफट से, दैट इज कॉल्ड, जितनी भी आपकी ब्राउजिंग वेबसाइट होती हैं, जितने भी क्या है आपकी डाउनलोडिंग वेबसाइट होती हैं, दे ऑलवेज यूजिंग क्या, ऑब्जेक्ट स्टोरेज का बहुत बड़ा मीनिंग है अभी तो, बट अभी बोलूंगा तो टॉपिक बेकार काम का नहीं है, क्योंकि पहले सर्विस की मीनिंग क्या है। अमेजन की सबसे पहली बिजनेस जो थी ना वो ये थी क्या, अमेजन ने सबसे पहले जो अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग की थी क्लाउड में, सबसे पहले दे आर प्रोवाइडिंग ओनली ऑनलाइन स्टोरेज लाइक गूगल ड्राइव। पहली सर्विस मार्केट में क्या थी इनके पास खाली बस, क्या थी, 2006 से स्टार्टिंग हुई थी अमेजन की। 2006 में सबसे पहली सर्विस की मार्केट में डील करते थे कि जिन कस्टमर के पास लोकल डिस्क नहीं है, डिस्क तो अवेलेबल है, बट वो कस्टमर जो मार्केट में अपनी वेब कंटेंट डिलीवरी करते हैं बैठ के, स्ट्रीमिंग वेबसाइट चल रही है मार्केट में, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का करते हैं मार्केट में, डिलीवरी करते हैं बैठ के। आप जैसे मैंने बोला मैंने ट्रेनिंग कंटेंट बेचना है अपना मार्केट में, सभी अपने ऑनलाइन क्या पोर्टल बने हुए हैं, ऑल आर रनिंग ओवर द ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, दैट इज कॉल्ड S3। 3 ऐसे हैं इसके अंदर, सिंपल स्टोरेज सर्विस, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल स्टोरेज सिंपल स्टोरेज सर्विस। डन। चौथा आता है क्या, चौथा आता है क्या, सॉरी 5वां आता है क्या, किसी ने मुझसे अभी पूछा था कुछ टाइम पहले, क्या बोला था आपने बॉस, नेस, क्या बोला था, नेस बोला था, नेस बोला था। आई थिंक ये लोग नहीं समझ पाएंगे नेस क्या होता है। नेस स्टोरेज लाइक NFS सर्वर, एग्जांपल ऑफ नेस। जब भी क्लाउड में आपको ब्लॉक लेवल का एक्सेस नहीं चाहिए, सर मेरी टीम ब्लॉक को फॉर्मेट नहीं कर सकती, माउंट नहीं कर सकती, वॉल्यूम कट नहीं कर सकती, मुझे तो बना हुआ, क्योंकि EBS का ड्रॉबैक है, एक टाइम पर मल्टी नोड राइट नहीं कर सकता। इसको अगर एक डिस्क को 2 स्टार से माउंट कर दिया ना, तो ब्लॉक क्या हो जाएंगे आपके, करप्ट हो जाएंगे। बट नहीं, मुझे मेरी जो वेबसाइट है ना, ट्रैफिक यहाँ भी आए तब भी डेटा क्या हो, राइट हो, ट्रैफिक कहाँ आए, नेस स्टोरेज को वी कैन एक्सेस एट अ टाइम ओवर द मल्टीपल मशीन, बट EBS को एक्सेस नहीं कर सकते। जिन कंपनियों को फास्ट डिलीवरी कंटेंट करना फटाफट से, वेब होस्टिंग करनी है, 4 वेब सर्वर है मेरे पास और एक बैलेंसर है फ्रंट एंड में, ट्रैफिक आए, डिस्ट्रीब्यूट हो, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सबके पास सेम कंटेंट क्या है, अवेलेबल है, सेम कंटेंट क्या है, अवेलेबल है, तो एक्चुअल में EBS का वॉल्यूम जो होता है ना, उसको एक टाइम पे आप एक ही स्थान से मैप कर सकते हो। जब कौन सा वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, फाइल स्टोरेज जो वॉल्यूम होते हैं मार्केट में डियर, वो वॉल्यूम को हम मल्टीपल सिस्टम से माउंट कर सकते हैं, एक टाइम पे हम लोग मल्टी राइट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल स्टोरेज। बट सर्विस का नाम क्या है, क्या नाम है, EFS, इलास्टिक फाइल स्टोरेज। क्लाउड प्रोवाइडर कोई भी हो, उसको ये तीनों सॉल्यूशन देने पड़ते हैं मार्केट में। अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वैसे तो, बट अभी खाली सुन लो बस। EBS एक्चुअल में जब 1 to 1 राइट करना है खाली बस, डेटाबेस सर्वर है, बस क्वेरी यहाँ पे आएगी, राइट करनी खाली मुझे बस, तो ये वॉल्यूम यहाँ मैप कर दो। अब ये वॉल्यूम एक टाइम पर हम किसी और नोड से एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि EFS का वॉल्यूम होता है वो फाइल बेस्ड है, वो एक माउंट पॉइंट है, कहीं मैप कर लो उसको आप। जैसे आप तो पढ़े हो NFS सर्वर, तो आपको पता होगा कि NFS के जो ड्राइव होता है एक्चुअल में वो सब क्या है, नेटवर्क के अवेलेबल है, कहीं भी उसको माउंट, आप मल्टीपल मशीन माउंट करके काम कर सकते हो बैठ के आपको। जबकि आप जानते हैं SKG, सुना है आपने, सुना है ना आपने, एग्जाम्पल किसका है, ब्लॉक बेस्ड का है। ब्लॉक काटा आपने, अब उसको जिस सिस्टम पे मैप करना है उस वॉल्यूम में एक सिस्टम भी राइट कर पाएगा, ठीक है, उसको यूज कर पाएगा, मल्टी नोड राइट सपोर्ट नहीं करेगा। डियर, अब जो बंदे इन हाउस काम करके आए आज भी, इसको बोलते हैं सेन, और ये क्या है, नेस। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सेन, और ये एग्जाम्पल ऑफ क्या है, नेस। जो बंदे इन टर्म्स ऑफ बात करते हैं लिनक्स, ये है SKG या फाइबर, और ये क्या है, NFS सांबा, सुना है आपने, ठीक है ना। बट इतने टर्म्स तुम लोगों को मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम लोग कोर IT में काम किया है, यानी हमने कभी ना कभी इन हाउस सेटअप भी किया हुआ है। डाटा सेंटर में सर्वर क्या होते हैं, हाइपरवाइजर क्या होते हैं, स्टोरेज कैसे मैप करते हैं,
नेस क्या है, सेन क्या है, वो इम्प्लीमेंट टाइप किया हुआ है, तो मैं समझ पा रहा हूँ क्लाउड ने बैकएंड में क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है। बट तुम्हारे स्किल्स में एनएफएस है कि मैटर नहीं करता। बट एनीबडी आस्क यू, इंटरव्यू में पूछता है आपसे, ये बंदा है बैकएंड में वॉल्यूम कंसेप्ट कहाँ से लेके आ रहे हैं लोग, तो सीधा बोल दो इस काइंड ऑफ सेम। जो कंपनी आज से पहले ईएमसी बोल रही थी कि 2 टेराबाइट का हमें स्टोरेज प्रोवाइड करके दो, वो हमारे पास क्या आज पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ पे? हाइपरवाइजर के ऊपर उठाना है और यूज करना है खाली। डन सर। चलो उसके बाद सर्विस क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या कि सर मार्केट में जब आप इंस्टेंस यूज करोगे तो आपने एक लाइन बोली थी, क्लाउड कहता है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? क्लाउड कहता है कि ऑन डिमांड प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि यार देखो, कल को तुम्हारे पास अगर आपको लगता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था एप्लीकेशन का और आपको मालूम नहीं था, तो बेस्ड ऑन पॉलिसी मुझे बता दो, अगर तुम्हारे सीपीयू मेमोरी, अगर आपकी इंस्टेंस का मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 75 से जाता है, ऊपर जाता है ना, तो मेरे पास देयर सो मैनी ऑटोमेशन जो आपकी सिस्टम की स्टैटिस्टिक्स निकालेगी। अगर उन सिस्टम का सीपीयू यूटिलाइजेशन 75 से ऊपर मिला तो ऑन डिमांड दे विल लॉन्च न्यू इंस्टेंस विदाउट हैविंग इंटरेक्शन मैन पावर। आप कंपनी में लॉगिन थे कि नहीं मैटर नहीं करता। अभी मेरे पास बैलेंसर के पीछे 4 मशीन थे, बट लोड क्या हो गया इनका, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्या करूँ मैं, या तो मैं एक मैन पावर से बोलूँ कि 24/7 आगे बैठ इनके पास बैठ देखता रहे कितना सिस्टम क्या हो रहे हैं अभी यूज हो रहे हैं, या कौन कहता है, क्लाउड कहता है क्या क्या कहता है, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, नाम ही क्या है इसका सर, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, सीपी मेमोरी, आयोप्स, डिस्क आयोप्स, ठीक है, एंड शेड्यूलिंग। नहीं सर, 4:30 बजे 2 स्टार सेटअप हो जाए, फिर 6:30 के बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्स क्या हो मेरे टर्मिनेट हो जाए। दैट इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। बट देर इज विदाउट बैलेंसर देर इज नो बेनिफिट ऑफ स्केलेबिलिटी। आपने मशीन तो लॉन्च कर दी बैकएंड में, कितने आपने एक ही वेबसाइट के यू आर क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ इंस्टेंस, पर बेनिफिट क्या, जब तक ट्रैफिक क्या ना हो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो हर एक क्लाउड कंप्यूटिंग आपको कमिट करता है क्या बोलता है, जिसका नाम क्या है ELB, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर कहीं भी क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लो बैठ के आप लोग, अमेजन पढ़ लो, अजर पढ़ लो आप लोग, विदाउट हैविंग लाइक बैलेंसर देयर इज नो बेनिफिट ऑफ स्केलेबिलिटी। मशीन सेटअप तो हो रहे हैं, पर जब तक लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक बेनिफिट होने वाला नहीं। क्लियर? चलो उसके बाद क्या, ऑथेंटिकेशन। सर क्लाउड में जा रहे हैं हम लोग, तो मेरी मेन पावर में इतने स्टार चल रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ काम हो रहा है, तो मेरी कंपनी वर्क लोड कैसे डिवाइड करेगी। मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशनल, ठीक है, तुमको भी 1.5 साल एक्सपीरियंस खाली बस ऐसा मान रहा हूँ मैं, मैंने आपकी हायरिंग की, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहले क्लाउड में एक होता है रूट अकाउंट, अभी यू आर साइन अप विद, जो मैं लॉगिन बैठा हूँ ना, ये क्या मेरा कंपनी का रूट अकाउंट है। अब मैं रूट अकाउंट से चाहूँ तो कंपनी में आने वाली सिसॉप की मेन पावर को डिवाइड कर सकता हूँ। तुम खाली बस स्टांस बना सकते हो, तुम खाली बस वॉल्यूम काट सकते हो, तुम सिर्फ मशीन को शट डाउन कर सकते हो, तुम सिर्फ मशीन को स्टार्ट कर सकते हो। क्लाउड के वर्कलोड को, क्लाउड के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए हर क्लाउड प्रोवाइडर अपना कोई ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप लोग रोल डेलीगेट कर सकते हो, एक्चुअल वर्कलोड को आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से पूछो लिनक्स विंडो अगर एडमिन मेरे पास है तो वाई वी क्रिएट द लाइक गेस्ट अकाउंट। सर हर एक मैन पावर से काम थोड़ी कराएंगे हम लोग, जितनी मैन पावर है उसे हम लोग क्या करेंगे, वर्कलोड डिवाइड करेंगे हम लोग। क्लाउड भी कहता है कि इतना बड़ा डैशबोर्ड है सर, ये डेली इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, बिलिंग कौन दिखेगा, इसके अंदर वॉल्यूम कौन काटेगा, स्नैप कौन काटेगा। तो मैं आपकी जो हायरिंग हो रही है, पहले कंपनी का रूट अकाउंट जो होगा, ही विल एलोकेट द रोल अकॉर्डिंग योर स्किल्स। क्या डिमांड है आईडी में आपकी, क्यों आपको हायर किया गया था, तो अकॉर्डिंग दे विल प्रोवाइड द रोल डेलीगेशन यूजिंग द क्या
IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। डन। चलो उसके बाद क्या होगा, तो क्लाउड में तो आ गए हम लोग। क्लाउड में आने के बाद वी आर इम्प्लीमेंटिंग वेबसाइट्स, कस्टम वेबसाइट्स, कस्टम जो भी चल रही है हमारी, बट हाउ टू रिजॉल्व नेम। इसी वेबसाइट को यू वांट टू ओपन लाइक पब्लिक नेटवर्क, या इंटरनली आपको सिस्टम नाम से पिंग करने होते हैं, तो फॉर दिस सर्विस यू नीड टू सेट अप DNS सर्वर। सुना है आपने इस वर्ड की? तो आप बोल रहे हैं फिर इस चीज़ के बारे में ना कोर्स में, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट देखो ये कड़वा सच है। आप करो एक्सपेक्टेशन कि बंदा खाली बस पढ़ा दे मुझे, तो ये तो आपको लेवल लाना पड़ेगा अपना, जो आपका लेवल है उस लेवल से आप बात करनी पड़ेगी आपको। उसमें शर्म करो कि नहीं यार, आप सोचो कि फैकल्टी को नहीं पता मुझे पता है यार, तो वो सब बात बेकार की बात है अपने आप में, क्योंकि पता नहीं कितने पैसे निकाल देते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है आप जब तक ट्यूनिंग में नहीं आओगे ना, कि पहले आप सोच क्या रहे हो। जैसे आपको अगर DNS नहीं पता, ठीक है, आप विदिन सेकंड बोलो मुझसे कि ये टॉपिक का बेनिफिट क्या है। जब पढ़ेंगे सर्विस हम तो उस टाइम पे हम लोग बात तो ब्रीफली समझाऊंगा मैं, बट कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं मालूम चल रहा आपको, तो उसको प्रॉपर पिन करके बोलो उसको। या तो हम लोग ये करें कि बहुत ज़्यादा वर्ड टच ना करें और निकलते जाएं, तो फैकल्टी अच्छा है यार, बहुत लेमन बड़ी करता है और बढ़िया मजा आ गया अपने आप में, कोई काम का नहीं है वो। जितनी ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि जो हम क्लिक क्लिक करेंगे ना वो बहुत बड़ी बात नहीं करना, ठीक है। तो थ्योरी बोलूँगा तो बहुत टर्म्स भी आएंगे इसमें डेप्थ तक उसको, जैसे भाई समझ गया नेस क्या होता है, सैन क्या होता है, NFS क्या है, क्योंकि NFS बंदा पढ़ के आया हूँ लिनक्स, तो समझ पा रहा चीज़ को। एक बार आपने नहीं पढ़ा NFS तो एक लाइन बोल दो खाली बस, इधर NFS एक्चुअली क्या करता है IT में। इट्स अ फाइल सर्वर। मैं अब जहाँ तक जाऊँगा मेरा एक फोल्डर सब पे यार अवेलेबल, देखिए फोल्डर बने यहाँ पे, लेकिन हर सिस्टम उसको माउंट करके राइट कर पाए, चलो ठीक है NFS काम में आता है, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको उसके लिए। उसके बाद क्या आता है फिर, क्या आता है DNS सिस्टम। हर क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में DNS की सर्विस देता है आपके लिए। उसे क्लाउड में क्या बोलते हैं, अमेजन के अंदर क्या बोलते हैं, रूट 53, जिसके थ्रू आप लोग डोमेन साइन अप करना, सिस्टम के नाम से लॉग करना, वेब होस्टिंग के जो भी नाम से। networkcloud.org एक वेबसाइट है, बट कहाँ अवेलेबल है, रिजॉल्व कहाँ से हो रही है, कहाँ पे इसका IP मैप्ड है, क्लियर। क्या होगा उसके बाद, DNS सर्वर। सर क्लाउड पे तो आ गए हम लोग, बट क्लाउड पे आने के बाद क्या क्लाउड अपनी कोई कंपोनेंट की मॉनिटरिंग करने वाला कोई टूल देता है हमारे लिए। क्लाउड कहता है, अमेजन कहता है कि मेरे रिसोर्स, मेरे CP मेमोरी के रिसोर्स, फाइल सिस्टम की मॉनिटरिंग, सिस्टम की अप टाइम, CP मेमोरी, जो भी आप कुछ करना चाहते हो मॉनिटरिंग, मेरे पास खुद का अपना क्या एक मॉनिटरिंग अवेलेबल है, जिसे बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्लाउड वॉच। उसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। रिलेशनल डेटाबेस सर्विस एक्चुअल टोटल आर क्या है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस 11 सर्विस का मतलब 23 क्लास। ये टॉपिक मैक्स टू मैक्स 2 क्लास से कम में होता नहीं है, कम से कम 2 क्लास टॉपिक ले जाता है, ठीक है। कहीं बैठ जाओ, डेटाबेस मिल पा रहा है, नेम मिल पा रहा है, बैलेंसर मिल पा रहा है, हाई अवेलेबिलिटी मिल पा रही है मुझे, ऑथेंटिकेशन मिल पा रहा है मुझे, मशीन मिल पा रही है, स्टोरेज मिल पा रहा है, नेटवर्क मिल पा रहा है, यही क्या इंफ्रा होता है खाली। सो वी आर लर्निंग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, इसका मतलब है क्लाउड पर अमेजन के ऊपर परफेक्ट सॉल्यूशन देना जो इंफ्रा में चाहिए हमको। डन ना, ये था आपका क्या थ्योरी पार्ट। तो इसकी रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दे रहा हूँ।